आइए आइए, कैसे हो? तो चलिए पढ़ लेते हैं गैस लॉज बिना किसी बकवास के, चुपचाप डायरेक्ट अपने टॉपिक पे चलते हैं। ये वीडियो आपने गैस लॉ पढ़ने के लिए खोला था, तो बिल्कुल गैस लॉज ही पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। गैस लॉज सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ होते क्या हैं। देखिए, जो गैसेस की स्टडी होती है, गैसेस को पढ़ने के लिए, उनको समझने के लिए हम कुछ नियमों का यूज करते हैं, कुछ लॉज का यूज करते हैं, वो होते हैं गैस लॉज। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि study of gases can be done with the help of गैस लॉज। नोट्स बना लीजिएगा प्लीज, इसके नोट्स, कोई भी चीज पढ़ते हैं उसको नोट्स बनाना बहुत जरूरी होता है। देखिए, है ना, स्टडी ऑफ गैसेस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ गैस लॉज। तो इसमें सबसे पहले अपने पास आता है बॉयल्स लॉ। सबसे पहले अपने पास आता है बॉयली का लॉ। बॉयली का लॉ, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ हमें पता है क्या बताता है? क्या बताता है सजीव, बता दो आज तो। ये हमें बताता है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशनशिप। क्या बताता है बॉयल्स लॉ? हमें बताता है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का रिश्ता, इनके बीच का संबंध हमें बताता है बॉयल्स लॉ। प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप, यार ये भी रिलेशनशिप में, आजकल सब रिलेशनशिप में चल रहे हैं। बॉयल्स लॉ हमें बताता है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का रिश्ता क्या कहलाता है। हो। और ये बॉयल्स लॉ किसने दिया था? हाँ बिल्कुल सही पकड़े हैं, ये दिया था रॉबर्ट बॉयल ने। रॉबर्ट रॉबर्ट बॉयली 1662 में रॉबर्ट बॉयली ने दिया था ये गैस लॉ। ठीक है, ठीक है, ओके। अब इसका क्या है कि एक स्टेटमेंट है, बड़ा प्यारा, बड़ा छोटा सा, नन्ना सा, मुन्ना सा स्टेटमेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। ये स्टेटमेंट क्या है समझते हैं, अभी पहले लिखेंगे फिर समझेंगे अच्छे से। कि एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, इस डेफिनेशन की लिखी गई, स्टेटमेंट की लिखी गई एक एक बात बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ध्यान से सुनना, कान खोल लो, बैठ जाओ अच्छे से। एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब पहली बात पकड़ लो, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, किस पर? एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम of the given mass, the volume of the given mass, the volume of the given mass of a gas is inversely proportional. Inversely proportional कैसे? Inversely proportional to its प्रेशर। अच्छा, तो इस स्टेटमेंट को जरा खोल के लिख देंगे अच्छे से, इसके खोल के लिखा ही देते हैं, अभी लिख रहे हैं, देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। हमने बोला कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर, मतलब एक कंडीशन है ये कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर एक गैस की जो वॉल्यूम होती है ना, एक गैस का गिवन मास हमें दे रखा है, एक गैस दे रखी है, उसकी जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसके प्रेशर के। मतलब वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर, टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। तो वॉल्यूम प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये बोलता है बॉयली, ये बोलता है बॉयल्स लॉ। ठीक है, और ये कब होता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही ऐसा होता है, ध्यान रखना। कब होता है? कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही होता है। चलो ठीक है, ये भी बात मान ली आपकी, समझ गए, हम तो समझ चुके हैं, समझदार है। बॉयल्स लॉ हमें प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप बताता है ना, देख लो, प्रेशर और वॉल्यूम का संबंध बताता है कि प्रेशर और वॉल्यूम किस तरीके से प्रोपोर्शनल है। बोल दो, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, इनवर्स, जोर से बोलो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल सही बोला। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं प्रेशर और वॉल्यूम, बॉयल्स लॉ ने ये बताया, बॉयल्स लॉ ये कहता है बेसिकली, और कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अच्छा, ठीक है।
अच्छा, या फिर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं, किसको, अरे इसको ऐसे लिख दो, अरे इधर इसको प्रेशर को इधर वॉल्यूम की साइड ले जाओ, दोनों का एक बार संबंध थोड़ा और घनिष्ठ बना दो, प्रेशर और वॉल्यूम को साथ में लिख दो, दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, 1 के बराबर, मतलब कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हो जाएंगे। तो इसका मतलब बॉयल्स लॉ से हमें दो चीजें देखने को मिलती हैं, प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशनशिप, एक तो इस तरीके से लिख सकते हैं, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, या फिर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, पीवी यानी प्रेशर इंटू वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दो इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये हो गया, ये हमें पता चला। ठीक है, बढ़िया है भाई। कई बार आपको क्वेश्चन करने के लिए ये चीज काम में लेनी पड़ेगी, ये फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा, जो एक्चुअली इसी चीज से मैंने डिराइव किया है। फॉर्मूला क्या है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, है ना, ये फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे आया देखिए, समझिए, पीवी कांस्टेंट है, इसका मतलब प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन क्या है, बोल दो, कांस्टेंट है यार, प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है। इसका मतलब अगर आप प्रेशर 1 और वॉल्यूम 1 एक पर्टिकुलर टाइम पर देखोगे और फिर उसके बाद में कुछ टाइम बाद में देखोगे तो आपको प्रेशर वॉल्यूम क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, एक पर्टिकुलर गिवन मास ऑफ गैस के लिए। तो एक गिवन मास ऑफ गैस के लिए P1 V1 इक्वल टू P2 V2 हो जाएगा। ये समझ में आएगा धीरे धीरे, ये क्या है, कांस्टेंट है, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, जब भी आप देखोगे ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ओके डन। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अरे यार बहुत तरीके होते हैं लिखने के, कंफ्यूजन नहीं हो रहा, नहीं बिल्कुल कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, यही तो लिखा है, PV इक्वल टू कांस्टेंट, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P एट कांस्टेंट टेम्परेचर, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम को अपन मास अपॉन डेंसिटी लिख सकते हैं क्या, अरे यार वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन में डेंसिटी, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा ना बचपन में, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो इसको इस तरीके से लिख दिया, वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। तो प्रेशर 1 इंटू वॉल्यूम 1 की जगह मैं लिख देता हूं गैस का गिवन मास हमें जो दे रखा है, बोला है ना यहाँ पे गिवन मास ऑफ अ गैस। ठीक है, सो m अपॉन में डेंसिटी लिख दूं यहाँ पे, इस गैस की डेंसिटी D1। ठीक है, और इज इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं P2 और गिवन मास ऑफ गैस अपॉन D1 इस गैस की डेंसिटी D2। ठीक है, ये इस तरीके से अपन ने लिखा। अब मास से मास तो कट गया, तो अपने पास यहां से एक डेरिवेटिव आ गया, ये क्या चीज आ गई, यहां से आ गया कि P1 अपॉन में D1, P1 अपॉन में D1 इज इक्वल्स टू P2 अपॉन में डिट। अरे तो समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो कुल मिला के ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बॉयल्स लॉ पता है हमें क्या बोलता है, बॉयल्स लॉ एक तो ये बोलता है कि भाई P1 अपॉन D1 इक्वल टू P2 अपॉन D2, मतलब प्रेशर डेंसिटी का जब भी बात करें ना, आपसे देखो मेन चीज आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आनी चाहिए, तो प्रेशर और डेंसिटी की जब भी क्वेश्चन में बात करें और ऐसे बोले कि कांस्टेंट टेम्परेचर है, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर है, तब आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला लगा देना, P1 अपॉन D1 इज इक्वल्स टू P2 अपॉन D2। या फिर अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ये याद नहीं रहता है तो आप इस जगह से इस फॉर्मूले को डिराइव भी तो कर सकते हो, रिलेशन बना सकते हो ना। ओके, तो P1 अपॉन D1, बोलो मेरे साथ, बोलो, याद हो जाएगा, P1 अपॉन D1 इज इक्वल्स टू P2 बाय D2। ओके डन। एक ही फॉर्मूला PV इक्वल टू कांस्टेंट, जिसको इन्होंने इस फॉर्म में काम में लिया है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू कांस्टेंट, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ठीक है, ओके। एक आपको ये रिलेशन याद रखना है, रिलेशन क्या है, रिलेशन भी बड़ा आसान है यार, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P एट कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशन याद रखनी है। तो फिर से एक बार समराइज कर लेते हैं। देखो, हमने पढ़ा कि जो भी बॉयल्स लॉ होता है अपना, तो बॉयल्स लॉ के अंदर सिंपल सी बात है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट होता है, और प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, P1 अपॉन D1 इक्वल टू P2 अपॉन D2 होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और इस फॉर्मूले को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, बस ठीक है, डन। दैट इज ये बॉयल्स लॉ है। बॉयल्स लॉ कब लगता है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ये याद रख लेना। ठीक है, मैं लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको इसको रटने की या फिर अच्छे तरीके से याद करने की एक ट्रिक भी बताऊंगा, तो आप अच्छे से वीडियो को देखिए लास्ट तक। ओके, ये चीज हो गई।
तो d1 d2 मैंने बता ही दिया था, ये फॉर्मूला जो था अपना P1/d1 इक्वल टू P2/d2। ये क्या है, डेंसिटी ऑफ गैस है। मतलब अब मैं लिख देता हूं यहाँ पे d1 इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस एट प्रेशर P1, एट प्रेशर P1। मतलब जब प्रेशर गैस का P1 है तब उसकी डेंसिटी है d1, और जब उसका प्रेशर P2 हो जाता है तब उसकी डेंसिटी हो जाती है d2। सिंपल, ठीक है। It means that the product of pressure and volume of a given mass of a gas at constant temperature is constant। तो ये स्टेटमेंट ने ऐसे बोला ना मैंने कि the product of pressure and volume of a gas at constant temperature is constant। If the temperature is increased the product PV will also increase। देखो ये भी बहुत बेसिक मैथ पढ़ने वाली जैसी बात है कि अगर PV इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है, ठीक है, तो अगर आप मान लो कि, और ये कब है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। फिर बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूं, बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि याद हो जाए, ये वीडियो खत्म हो तब तक ये चीज बैठ जाए दिमाग में। तो बॉयल्स लॉ में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और पीवी का प्रोडक्ट जो होता है वो कांस्टेंट होता है। इसका मतलब अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, अगर आप टेम्परेचर को अगर बढ़ा दो आप, तो पीवी जो होगा ये फिर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब इसका जो प्रोडक्ट होगा, प्रेशर इंटू वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर जब है तब ये दोनों कांस्टेंट है, इनका प्रोडक्ट जो है कांस्टेंट है। जब देखो जब टेम्परेचर कांस्टेंट तब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा दो, मान लो आपकी मर्जी हुई कि आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, तो तब तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि जब टेम्परेचर कांस्टेंट था तब इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट था। तो अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो इनका प्रोडक्ट भी बढ़ेगा, और अगर टेम्परेचर को कम करोगे तो इनका प्रोडक्ट कम हो जाएगा। मतलब P इंटू वी का जो ये प्रोडक्ट है, इनका जो ये मल्टीप्लाई है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट तो इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट, टेम्परेचर बढ़ाया तो ये भी बढ़ेंगे। डन, ओके। अब लास्ट में बॉयल्स लॉ की बचता है इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब बचती है इसकी बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सो बहुत ही आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है, कोई डरने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो कैसे करनी है, देखिए सबसे पहले मैं एक ग्राफ बनाता हूँ। ओके, मैं आपको एक ग्राफ बना के बताता हूँ। जैसे ये अपना वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। इस एक्सिस में मैंने लिया है प्रेशर, इस एक्सिस में लिया है मैंने प्रेशर, और इसमें मैंने लिया है वॉल्यूम को, ठीक है। इधर लिया वॉल्यूम, इधर लिया प्रेशर, ठीक है। सो इसके अंदर प्रेशर और वॉल्यूम क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ना, ये ऐसा अपन ने पढ़ा था स्टार्टिंग में। तो जब भी याद रखना, जब भी दो क्वांटिटीज इस तरीके से इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो तो उनका ग्राफ ऐसा बनता है। तो उनका ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, जब भी दो क्वांटिटीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, और इस ग्राफ को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है हाइपरबोला। क्या बोला जाता है, हाइपरबोला। तो आई होप आपको याद हो गया होगा कि जब भी दो क्वांटिटीज का ग्राफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल वे में आता है तो उसको बोला जाता है हाइपरबोला, और कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। तो प्रेशर और वॉल्यूम में कैसा ग्राफ बनेगा, ऐसा बनेगा। देखो इस ग्राफ को थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देते हैं। चूंकि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब जब आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे, देखो इस एक्सिस में अगर आप इधर जा रहे हो तो प्रेशर बढ़ रहा है ना, प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ 0 था, यहाँ कुछ हुआ, कुछ हुआ, कुछ हुआ, कुछ हुआ, कुछ हुआ, कुछ 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 हो रहा है, प्रेशर तो बढ़ रहा है। तो प्रेशर बढ़ेगा, इसका मतलब वॉल्यूम कम होगी, क्योंकि इनवर्स फंक्शन है। तो प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रही है। तो देखो प्रेशर जैसे जैसे बढ़ रहा है, देखो इतना, मतलब मान लो कि अगर यहाँ पे इतना प्रेशर था तो वॉल्यूम देखो कितनी ज्यादा थी, यहाँ थी वॉल्यूम। लेकिन जैसे जैसे प्रेशर देखो यहाँ अगर आया है तो वॉल्यूम देखो कम हो गई है, वॉल्यूम और कम हो रही है, प्रेशर और बढ़ रहा है।
प्रेशर और बढ़ चुका है, वॉल्यूम और कम हो रही है। देखो वॉल्यूम तो कम हो रही है और प्रेशर बढ़ रहा है, तो यही तो है इसकी निशानी। आओ सुनाओ तुम्हें प्यार की एक कहानी, ये है हाइपरबोला की कहानी। P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। ओके डन। अब एक तरीके का ग्राफ और बना देते हैं कई लोग इसमें, कई लोग ऐसा ग्राफ भी बना देते हैं, जैसे ये y एक्सिस x एक्सिस ले लिया, और ये हमने इस एक्सिस में तो लिया प्रेशर, ठीक है, और इस एक्सिस में अपन ने P इंटू वी ले लिया, मतलब इस एक्सिस में जो P इंटू वी का जो प्रोडक्ट है वो अपन ने ले लिया है, ठीक है। तो क्या होगा कि P इंटू वी का प्रोडक्ट तो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ये तो अपन ने पढ़ा ही था अभी थोड़ी देर पहले। तो भाई यहां पर आप प्रेशर को कितना ही बढ़ाते जाओ, P इंटू वी अगर मान ली इतना था, इनका प्रोडक्ट इतना था, तो वो हमेशा इतना ही रहेगा, ठीक है। प्रोडक्ट तो उनका कांस्टेंट होता है भाई, इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। अगर मान लो एक इंसान बोले कि नहीं मैं कांस्टेंट होने नहीं दूंगा इसको, मैं क्या करूंगा, मैं जाकर के प्रेशर को बढ़ाऊंगा, तो एक काम, अगर प्रेशर को तुम बढ़ा दोगे ना तो वॉल्यूम अपने आप कम हो जाएगी, और वॉल्यूम अपने आप कम हो जाएगी, और कुल मिलाकर के लास्ट में प्रोडक्ट वही रहेगा, इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब जितना तुम इसको बढ़ाओगे उतना ही कम हो जाएगा, कांस्टेंट। अगर मान लो कि 3 इंटू 2 6 होता है, अगर मान लो कि आप इधर वाले 3 को बढ़ा रहे हो और तुम चाहते हो कि प्रोडक्ट यहां पर मैं 6 ही रखूं, तो अगर 3 को तुमने अगर बढ़ा के कुछ भी कर दोगे, मान लो 3 को बढ़ा के तुमने 6 कर दिया, तो फिर ये जो इधर वाली टर्म होगी ये कम हो जाएगी, वॉल्यूम कम हो गई, कुल मिला के प्रोडक्ट कितना आया, 6 ही आया। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, ठीक है। ओके डन। सो ये हमें समझ में आ गया कि ऐसा ग्राफ बनेगा। अब एक तरीका ग्राफ और बन जाता है, आपसे पूछ लेते हैं एक तरीके का ग्राफ और। तो इस एक्सिस में प्रेशर और इस एक्सिस में अपन को लेना है 1 अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम नहीं लेना, 1 अपॉन वॉल्यूम लेना है, ठीक है। तो चलो ले लिया, तो 1 अपॉन वॉल्यूम ले लिया। अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, कैसा बनना चाहिए देख लो। अब ये ग्राफ बनेगा एकदम स्ट्रेट लाइन वाला। ये क्यों बनेगा, देखो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ऐसा होता है। अगर तुम प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बनाते हो तो कुछ इस तरीके का बनता है, प्रेशर और वॉल्यूम का तो इस तरीके का बनता है। इस एक्सिस में वॉल्यूम ली, इस एक्सिस में प्रेशर लिया। बट अगर तुम प्रेशर और 1 अपॉन वॉल्यूम का ग्राफ बनाते हो तो ये ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्यों बनेगा स्ट्रेट लाइन, क्योंकि प्रेशर और ये जो 1 अपॉन वॉल्यूम है इसको तुमने पूरे को कंसीडर किया, पूरे को एक्सिस में लिया है, तो 1 अपॉन वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ेगी तो प्रेशर की बढ़ेगी, समझ गया। मतलब ये भी डायरेक्ट रिलेशन हो गया। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इंटरसेप्ट अगर 0 माने तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अगर ये कंडीशन होती है तो ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन, तो ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन अगर ये कंडीशन होती है तो यहां पर यही कंडीशन है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्योंकि इसको अगर मान लो x माना आपने, इसको y माना, चलो चलो हाँ प्रेशर को x पे ले रखा है तो x मान लिया, और इस पूरे को आपने y मान रखा है क्योंकि y एक्सिस पे आपने 1 अपॉन v लिया है, तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, तो ग्राफ बन गया कुछ इस तरीके का, ठीक है। समझ में आई बात। तो ये हुआ अपना बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ कंप्लीट हो चुका है। एक दो बार और बैठना कोने में और रट्टा लगाने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, आई एम श्योर यार कर लोगे आप, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखा है पहली बार हमने ये चार्ल्स लॉ का प्यार, देखा है पहली बार हमने ये चार्ल्स लॉ का प्यार। तो चार्ल्स लॉ हमें क्या बताता है, चार्ल्स लॉ हमें बताता है बेटा, थोड़ी सुंदर राइटिंग में लिखते हैं, राइटिंग सुंदर नहीं आ रही, क्या करें। ये देखो चार्ल्स लॉ, अभी लिखते हैं सुंदर तरीके से, चार्ल्स लॉ, ठीक है भाई, एजी लॉ, एल। अब चार्ल्स लॉ क्या बताता है हमें, ये ध्यान रखना। चार्ल्स लॉ हमें बताता है टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप, टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप, टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप, ओके। टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप बताता है हमें चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या बताता है हमें, टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप, टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप, क्या बात है, टेम्परेचर। अच्छा वो बॉयल्स लॉ क्या बता रहा था, बॉयल्स लॉ बता दो, अभी एक बार याद करने की कोशिश करो, अभी याद हो जाएगा। अच्छा याद हो गया। बॉयल्स लॉ हमें बताता है टेम्परेचर जब कांस्टेंट होता है ना, तब
प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये बताता है हमें बॉयल्स लॉ। बोलो अब देखो सुनो, एक चीज याद रखना, बॉयल्स लॉ बेटा, एक ये चीज याद रखना एक बार, बेटा बेटा, ठीक है, ये याद रखना बेटा, ए बेटे, ए बेटे बेटा, ये याद रखना। तो चार्ल्स लॉ हमें टेम्परेचर वॉल्यूम का रिलेशनशिप बताता है। ओके, तो ये लॉ पहली बात तो दिया किसने था, दिया किसने था, बड़ा आसान है, दिया दिया रे दिया दिया, जैकिस चार्ल्स ने ये लॉ दिया, बाय जैक्यूस चार्ल्स, चार्ल्स इन 1787, 1787, वो 1662 में दिया था, ये 1787 में दिया था। एंड जोसेफ गे लुसाक in 1802, in 1802, ठीक है, समझ गए भाई। अब ये मैंने बता दिया कि ये किसने दिया था, विच इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि आप याद ही करो इसको, ठीक है। तो अब ये लॉ क्या बोलता है, ये लॉ हमें बताता है टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप, ठीक है। तो इसका भी एक स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट ध्यान से गौर से सुनिए। वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास, द वॉल्यूम of the given mass of a volume of a given mass of a gas is directly बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अरे रुक जाता, चिल्ला क्यों रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स absolute temperature at constant pressure। वाह वेरी नाइस, क्या बात है यार, क्या बात है, बहुत बढ़िया, मेरे को मजा आ गया, क्या बात है। तो इन्होंने कुछ ऐसा बोला है, मैं समझ गया गुरुजी, मैं समझ गया, मेरे को समझ आ गया, मैं बहुत समझदार हूँ, इन्होंने कुछ ऐसा बोला है। अरे वाह देखो समझ आ गया, इन्होंने ऐसा बोला, बिल्कुल इन्होंने ऐसा ही बोला है बेटा, इन्होंने यही बोला, यही गुफ्तगू करी है इन्होंने, यही गुफ्त और गु करी है इन्होंने, क्या करी है, यही करी है। चार्ल्स लॉ ये कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ गैस ऑफ गिवन मास ऑफ ए गैस is directly proportional to its absolute temperature at constant pressure। मतलब टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस, और कब होती है वो तो चीज लिखना भूल ही गए, कब होती है, एट कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट होगा, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। जब भी ये प्रेशर है ना, ये प्रेशर जब कांस्टेंट होता है तब वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ऐसा होता है। अब कई लोगों को यहां पर एक डाउट आ रहा होगा कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है सर, टेम्परेचर ठीक है, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बारे में ज्यादा तो अपन इस लेक्चर में डिस्कस नहीं कर सकते, बट मैं आपको ये बता देता हूँ, एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जहां पर सारे के सारे, जैसे अगर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की बात करें तो वो काम करना बंद कर देता है, और अगर मान लो पर्टिकुलर मैं बोलूँ कि जैसे कोई यहाँ पर लिक्विड है या फिर कोई गैस है, ठीक है, सो उसके जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, उनका नेट मूवमेंट जीरो हो जाए, उनका मूवमेंट जीरो हो जाए, मैं बोलूं एकदम थम जाए सब कुछ। जैसे ऐसा नहीं होता, सूरज हुआ मध्यम चांद जलने लगा, क्या ये मेरा एब्सोल्यूट टेम्परेचर, बिल्कुल ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है 0 केल्विन, ठीक है। सजना ये मेरा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, 0 केल्विन को एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। ऐसा बोला जाता है कि
कोई भी गैस एब्सोल्यूट टेम्परेचर के नीचे जा नहीं सकती। बाकी मैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर एक और अलग वीडियो बनाऊंगा अच्छे से, इसमें बहुत जल्दी में इस तरीके से समझाया मैंने। सो एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट, मतलब इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर को क्या करते हैं हम ऐसे एक रेफरेंस मानते हैं कि हाँ एब्सोल्यूट टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर कांस्टेंट प्रेशर दे दें तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो इसका मतलब अब थोड़ा सा आप मैथ्स लगाइए, थोड़ी सी कैलकुलेशन करिए, चिन्नी सी कैलकुलेशन में काम हो जाएगा। वॉल्यूम और टेम्परेचर को नीचे की तरफ ले आइए इधर, और इसको लिख दीजिए कि ये हो गया कांस्टेंट, हो गया भाई, इधर 1 आ गया, दैट इज कांस्टेंट। तो वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। ओके डन। सो वही सेम चीज V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन T2, ये क्वेश्चंस में आप यूज में ले सकते हो, जैसे P1 V1 P2 V2 करा था अपन ने। और वॉल्यूम को फिर से आप किसी ना किसी फॉर्म में लिखिए, वॉल्यूम को अपन लिख लेंगे मास अपॉन डेंसिटी, D1 T1 इक्वल टू मास अपॉन में D2 T2, ठीक है। सो अब यहां से मास तो गया कट, और लो झपट आ गया आंसर हट, 1 अपॉन D1 T1 इक्वल टू 1 अपॉन D2 T2। तो इसको थोड़ा सा ऊपर भी करके लिख दो चाहिए। अरे चल भाई ऊपर चल आराम से, नीचे क्या पड़ा है, ये ले, ये फॉर्मूला हो गया अपना D1 T1 D2 T2 D1 D1 D2 D2। आप निकाल भी सकते हो यहाँ से, या फिर डायरेक्टली याद कर लो इसको, ठीक है डन। सो आगे बढ़ते हैं, अब इसका पढ़ना है हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सो हेडिंग डाल देते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होगा, देख लो। सबसे पहला ग्राफ बना रहे हैं, इस एक्सिस में लेंगे टेम्परेचर, इस एक्सिस में लेंगे हम वॉल्यूम, ठीक है, टेम्परेचर वॉल्यूम डन। इसका ग्राफ, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। और यहां पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर को शो करते हैं हम, ये टेम्परेचर यहां पर ये होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर -273, मैंने बोला था ना उसके रेस्पेक्ट में बताते हैं। तो यहां से टेम्परेचर ऐसे बोलते हैं ना कि 0 डिग्री सेल्सियस है, तो जब भी अपन गैस लॉज को डिफाइन करते हैं ना, तो अपन डिग्री सेल्सियस काम में लेते हैं, हमेशा टेम्परेचर को केल्विन में लेना होता है, ये चीज हमेशा याद रखना। जब भी अपन गैस लॉज की बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, तो उनको डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट में नहीं समझाते हैं, हम उनको केल्विन में समझाते हैं। तो यहाँ पर जैसे कई लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 20 30 ऐसे करके भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते। हमें यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट लेना पड़ेगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर -273 केल्विन, या फिर -273 डिग्री सेल्सियस, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, -273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस, या फिर 0 केल्विन होता है ये, इसीलिए इसको लिया है अपन ने। ऐसा मत समझना डिग्री सेल्सियस में लिया, 0 डिग्री सेल्सियस नहीं शो किया, क्योंकि हमें एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेना है यहाँ पे, ठीक है, -273 डिग्री सेल्सियस। फिर एक्चुअली यहां पर जाकर के आएगा 0 डिग्री सेल्सियस, कहीं पे बढ़ता जाएगा, यहाँ 0 आएगा कहीं जाकर के, ठीक है। तो जहां पर ये देखो यहां पर 0 डिग्री सेल्सियस आया, और यहां पर ये जो वॉल्यूम होगी ये होगी V0, मान ली V0 वॉल्यूम, ठीक है डन। बस इतना समझना था। उसके बाद में एक ग्राफ और होता है इसका, क्या होता है देख लो, ये ग्राफ होता है। अगर यहाँ पे टेम्परेचर ले लोगे और यहाँ पर V/T ले लोगे, यार सही बात हो गई। तो यहाँ पे अगर तुमने V/T ले लिया और इधर टेम्परेचर ले लिया, तो V/T तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, फॉर्मूला ही देखा था, V/T इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। यही तो बात होती है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है इसके अंदर। ओके डन। एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, जब कांस्टेंट प्रेशर होता है तब ऐसा होगा, ठीक है डन। नेक्स्ट ग्राफ, एक ग्राफ और पढ़ना है इसका। ये ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, अगर यहाँ पे आपने 1 अपॉन टेम्परेचर ले लिया और इधर आपने वॉल्यूम ले ली, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ये ग्राफ वही बनेगा। देखो वॉल्यूम वैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है ना, अब तुमने ग्राफ बनाया वॉल्यूम और 1 अपॉन टी का, तो वॉल्यूम और 1 अपॉन टी क्या होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। ये तो वैसे डायरेक्टली है,
और 1/T और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ बनाओगे तो कैसा बनेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनेगा, जो मैं आपको समझा चुका हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला लो अपने पास, सुनेगा, अगला लो अपने पास है नेक्स्ट नंबर पे के लुसाक्स। लू है ये, लू, लुसाक्स, ला, गे लुसाक्स लो। ठीक है, ये हमें बताता है प्रेशर और टेम्परेचर का, प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन। ये हमें बताता है प्रेशर टेम्परेचर का रिलेशनशिप। ये हमें बताता है प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशनशिप। ठीक, ओके, बहुत बढ़िया। ये हमें बताता है प्रेशर टेम्परेचर का रिलेशनशिप। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बताता है वो ही बता देता हूं मैं आपको। इसका स्टेटमेंट है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम, देखो बॉयल्स लॉ के अंदर तो टेम्परेचर कांस्टेंट था बेटे, मैंने बोलता बेटे, और फिर चार्ल्स लॉ आया, उसके अंदर प्रेशर कांस्टेंट हुआ। ठीक है, अब इसमें देखना एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी ये जो गे लुसाक्स लॉ है इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो एक बार साइड में लिख लेना, इस पे एक ट्रिक बताऊंगा मैं, देखो। एट कांस्टेंट वॉल्यूम pressure exerted by the gas is directly proportional to temperature, temperature। ठीक है, सो इन्होंने बोला एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है भाई, ये बात है, ये इनका लॉ है कुल मिला के। ठीक है, नोट देम डाउन, लिखिए, आगे बढ़ते हैं। अब इसका मैं बता देता हूं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बेसिकली मोटा मोटा यही है, देखो इस एक्सिस में आप लोग टेम्परेचर, इस एक्सिस में आप लो प्रेशर, तो आपका ग्राफ ऐसा बनेगा, क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। पहले भी उठा के देख लो कि जब भी हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनाया तो हमने कुछ इसी तरीके का ग्राफ ही बनाया। जब भी अपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनाया तो अपन ने ऐसा ही ग्राफ बनाया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई। अगर मान लो आप इस एक्सिस पर तो ले लो टेम्परेचर और इस एक्सिस पे ले लो P/T ले लो, तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा, अरे यार ऐसा बनेगा। इसी को भी उस फॉर्म में लिख लो ना, P/T इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। डन, तो इस तरीके से जब ग्राफ बनाओगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगा एट कांस्टेंट। बताओ क्या कांस्टेंट होना चाहिए, वॉल्यूम कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, ये बात हो गई। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर का एक देखो, एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। एब्सोल्यूट टेम्परेचर इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। देखो क्या होगा कि जब भी आपको डिग्री, एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन में होता है, केल्विन में होता है ना, तो जब भी आपको एब्सोल्यूट टेम्परेचर निकालना होगा आप क्या करोगे, जो भी आपको डिग्री सेल्सियस में दे रखा होगा ना, डिग्री सेल्सियस में आपको जो भी टेम्परेचर दे रखा होगा उसमें आप 273 ऐड कर देना। मतलब जैसे आपके सामने आ जाए कि भाई आपके सामने लोग ऐसे बोलने लगे कि सर हमें दे रखा है 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है 50 डिग्री सेल्सियस, तो इसको इस फॉर्म में तो अपन यूज कर सकते नहीं है यहाँ पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा 50 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 करना पड़ेगा। समझ गए, समझ गए, हाँ सर समझ गए। 273 प्लस 50 ये हो गया 7 8 9 10 11 12, ओ 2 1 3, ये तो सर 323 हो गया। ओहो वाह, तो 323 केल्विन आपके लिए एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 323 केल्विन। डन, ओके। सो ये अपने पास गैस लॉज हुए। एक लॉ और है अपने पास जिसको बोलते हैं अवगाद्रो लॉ। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं
Avogadro's law. Avogadro's law. Avogadro's law. Avogadro's law. Avogadro's law. डन. Avogadro's law. ओके चलो, अब क्या बोलता है एवोगैड्रोस लॉ? सुनिए ध्यान से, देख लीजिए क्या बोलता है, खुद ही सुन लीजिए, अपने ही मुंह से सुनिए. Avogadro law says that the volume is directly proportional to number of moles. ठीक है, यहां पर प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है. समझ में आ रही बात? देखो, आइडियल गैस इक्वेशन होती है ना, पीवी इक्वल टू एनआरटी. ये क्या होती है बच्चों? आइडियल गैस इक्वेशन होती है. जिसको नहीं पता, ये आइडियल गैस की इक्वेशन है. ये आइडियल गैस इक्वेशन है. इसके अंदर देखो, अगर मान लो कि आप टेम्परेचर को, आप किसको, अगर आप टेम्परेचर को, और अगर आप, ये आर तो कांस्टेंट होता ही है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है आर, और प्रेशर को और टेम्परेचर को अगर आप कांस्टेंट कर दोगे तो आपके पास क्या बचेगा? वॉल्यूम, और ये एन, तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन. यही तो है. ठीक है, तो प्रेशर एंड टेम्परेचर जब कांस्टेंट होते हैं तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, अब ऐसा लिखा जाता है कि 1 मोल of any gas, 1 mole of any gas at STP, 1 mole of any gas at STP occupies volume is equals to 22.4 liter. 22.4 लीटर. ठीक है, सो हमने बोला वॉल्यूम 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. मतलब जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर होते हैं उन पर 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर. कितना? 22.4 लीटर. और इसको अपन बोलते हैं मोलर वॉल्यूम. इसको अपन बोलते हैं मोलर वॉल्यूम. इसको क्या बोलते हैं? बोलो यार, मोलर वॉल्यूम बोलते हैं इसको. ठीक है. ओहो, अब कई लोग यही सोच रहे होंगे कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है, स्टैंडर्ड प्रेशर क्या होता है. सो देखो, सुनो ध्यान से, कि हमने बोला कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर बताया ना मैंने, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के अंदर हम हमेशा स्टैंडर्ड टेम्परेचर पता है क्या मानते हैं? स्टैंडर्ड टेम्परेचर हम मानते हैं 273.15 केल्विन, बट 273 मान लो. आपका क्या चाहता है? 273 मान लो. 273 केल्विन आप मान लो. वैसे 273.15 केल्विन होता है. क्या होता है? 273.15 होता है. 273 केल्विन आप मान सकते हो. ठीक है, कैलकुलेशन के लिए 0.15 भी लिख लेना आगे. देन स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर. ठीक है, स्टैंडर्ड प्रेशर क्या होता है? स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर या फिर 760 mmHg. ठीक है, यूनिट वगैरह बाद में अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे. फिलहाल इतना काफी है कि 1 एटमॉस्फेयर जो होता है स्टैंडर्ड प्रेशर होता है, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 273.15 केल्विन. तो जब इतना टेम्परेचर, क्या बोल रहा हूं, कि जब इतना टेम्परेचर और इतना प्रेशर होगा, तब उस टाइम पर जो वॉल्यूम होगी 1 मोल ऑफ गैस की, वो कितनी होगी? 22.4 लीटर. यही बोला है कि 1 mole of any gas at STP यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर विच इज 273 and 1 एटमॉस्फेयर, 273.15 केल्विन टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर 1 मोल ऑफ गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, मतलब वो कितने वॉल्यूम में रहती है? वो 22.4 लीटर उसका वॉल्यूम होता है, जिसको अपन मोलर वॉल्यूम बोलते हैं. बार बार सुनिए, बार बार पढ़िए, याद करने की कोशिश कीजिए. डन. उसके बाद में मैं आपको कुछ बता देता हूं आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में. अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में. आइडियल गैस इक्वेशन देखो, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? इन सब लॉज को जब कंबाइन करते हैं ना, तब हमें गैस इक्वेशन बनती है, जिसको अपन आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं. तो कई लोग इस आइडियल गैस इक्वेशन को पढ़ने के बाद में गैस लॉज पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं होता.
हमें आइडियल गैस बाद में प्राप्त होती है इन लॉज को पढ़ने के बाद। तो इन लॉज में हमने जो भी सीखा, जैसे मैंने आपको आइडियल गैस पहले इसलिए बता दी क्योंकि मोस्टली जगह पर टीचर पहले आइडियल गैस को इंट्रोड्यूस करा देते हैं, फिर ये लॉज को समझाते हैं, बट पहले लॉज आते हैं। सो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, मैं लिख दूंगा बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ all the above gas laws we will get the गैस इक्वेशन, हमें गैस की इक्वेशन मिल जाएगी इन लॉज को कंबाइन करने पर, दैट इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। ओके चलिए, हमें मिल जाएगी आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, डन। नेक्स्ट आइडियल गैस इक्वेशन हमें मिलती है पीवी इक्वल टू एन आर टी। ये होती है आइडियल गैस इक्वेशन, हमेशा काम आती है, सबसे जरूरी, बहुत ही ज्यादा जरूरी, मैं तो बोलता हूँ खतरनाक वाली जरूरी है। ठीक है, अब यहां से इसके कुछ डेरिवेटिव्स हैं, मतलब आइडियल गैस इक्वेशन के अलग अलग डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे अपन ने देखा अभी पीवी इक्वल टू एन आर टी। अच्छा, मैंने आपको वो तरीका नहीं बताया, तो आप इसको इस तरीके से कुछ याद कर सकते हो। आप याद कर सकते हो, बेटा 1 कप गरम वेनिला दो मुझे। तो आप तो बेटा 1 कप गरम वेनिला लाओ बेटा। तो देखो बेटा 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 बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट, और टेम्परेचर कांस्टेंट इसका मतलब प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, और जो चार्ल्स लॉ है उसके अंदर प्रेशर कांस्टेंट, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और गे-लुसाक लॉ के अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट तो गे-लुसाक लॉ के अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट, और वॉल्यूम कांस्टेंट तो क्या, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड हियर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। डन, ये आपकी याद करने की ट्रिक हो गई। बेटा 1 कप गरम वेनिला दे दे बेटा, बेटा 1 कप गरम वेनिला दे दे, दे दे बेटा 1 कप गरम, बस एक बेटा 1 कप गरम वेनिला दे दे। डन। नेक्स्ट, सॉरी लेट मी चेंज द पेन। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। ठीक है, इसके डेरिवेटिव्स देखते हैं। अब यहां पर पीवी तो वैसा का वैसा रहेगा। एन क्या होता है, एन आर नंबर ऑफ मोल्स। इस इक्वेशन में एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं ना भाई साहब, नंबर ऑफ मोल ऑफ एनी गैस। तो आपने अगर मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है तब तो ठीक है, और नहीं पढ़ा है तो नंबर ऑफ मोल का एक फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मतलब जो भी उस गैस का हमें मास दे रखा है, अपॉन में उसका जो स्टैंडर्ड मॉलिक्यूलर मास होता है वो, तो मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं, मुझे लिखना था गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, उस गैस का मोलर मास जो कि फिक्स होता है, जैसे मैग्नीशियम का 24 होता है तो ये फिक्स है। अब गिवन मास मैंने ऐसे दे दिया 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, तो वो उसका गिवन मास हो गया। तो वहां से अपन निकाल सकते हैं, जैसे मैंने ऐसे बताया कि 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम है, उसके आप मोल्स बता दो मुझे कितने मोल है। मतलब अगर मान लो मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि मैग्नीशियम 12 ग्राम है मेरे पास एक कंटेनर में, तो मैं क्या बोल सकता हूँ उसके मेरे पास कितने मोल्स हैं। तो मोल क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो हमें मास क्या दे रखा है कि भाई 12 ग्राम है मेरे पास, तो मॉलिक्यूलर मास हम जानते हैं 24 होता है, तो 12 टू 24, यानी मेरे पास मैग्नीशियम का केवल 0.5 मोल है, या हाफ मोल मैग्नीशियम है मेरे पास। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं अपन। तो ये तो हो गया इसका सिंपल फॉर्मूला। डन, ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए। सो इस फॉर्मूले को अगर अपन पुट करें तो अपन शांति से लिख सकते हैं कि गिवन मास स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर दिया अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू आरटी। ऐसा कैसा रह गया, एक तो भाई ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, याद कर लो। इसके अलावा अगर आप देखो प्रेशर और मास को इधर ले जाओगे, ठीक है, पीएम और स्मॉल एम को इधर रखो, वॉल्यूम को नीचे ले आओ, आरटी। तो पीएम, ये एक ये फॉर्मूला हो गया, सॉरी क्या क्या कर दिया मैंने, पीएम अपॉन आरटी। तो एक आपके पास क्या हो गया, सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, अरे रे रे रे,
गायब ही हो गया। अरे रे भाई साहब। तो बस बस। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ये अपने पास एक फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। अरे यार वो क्या है, ठीक है। तो ये आई होप दिख रहा हो आपको, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो एक ये फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास। अब क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, चलो डेंसिटी का फॉर्मूला बताओ मेरे को, याद कर लेना अगर आपको नहीं पता तो। डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो यहाँ पर पीएम इक्वल टू, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो ये मास, ये वॉल्यूम, तो मास अपॉन वॉल्यूम को डेंसिटी लिख सकते हैं, डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट कर देते हैं आरटी। तो पीएम इक्वल टू रो आरटी भी कर सकते हैं, एक ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है भाई। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, रो इक्वल टू पी एम अपॉन आर टी, रो इक्वल टू पी एम अपॉन आर टी, आप इस तरीके से लिख सकते हो, ये भी फॉर्मूला आ गया अपने पास। रो इक्वल टू पी एम अपॉन आर टी इस तरीके से लिख सकते हो, ये फॉर्मूला आ गया अपने पास, ठीक है। ऐसे करके फॉर्मूले आते ही जा रहे हैं, क्या बात है, आज तो फॉर्मूले ज़्यादा ही आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में एक और फॉर्मूला होता है, पी वन वी वन अपॉन में टी वन इज इक्वल्स टू पी टू वी टू अपॉन टी टू, ये फॉर्मूला होता है। अब क्यों होता है, अगर मान लो आपको ऐसे दे दे कि आपके मोल्स जो हैं वो कांस्टेंट है, एक गैस दे रखी है तो मोल्स कांस्टेंट हो गए इसके, पर्टिकुलर आप बोल दिया कि इस कंटेनर में गैस भरी हुई है, तो मानेंगे कि भाई इसके मोल कांस्टेंट है, ये गैस कहीं जा नहीं रही है, वो की वही है। और आर तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है जिसकी फिक्स वैल्यू होती है 0.0821, ठीक है। तो ये दोनों मान लो कांस्टेंट है, ठीक है। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी में अगर ये दोनों कांस्टेंट हो गए तो इसका मतलब पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। इसका मतलब अपन ऐसे लिख सकते हैं, पी वी अपॉन टी इज इक्वल्स टू पी वी अपॉन टी। अब अलग अलग टाइम पर पी वन वी वन अपॉन टी वन इक्वल टू पी टू वी टू अपॉन टी टू। तो ये भी क्वेश्चन करने में हमें फॉर्मूला बहुत काम आता है, होप आपको समझ में आया हो। नहीं समझ में आया तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, समझ रहे हो आप क्या बोला मैंने, ऐसे बोला कि गिवन, देखो अगर मान लो आपको दे दे भाई इस कंटेनर में एक गैस भरी हुई है, ठीक है। तो आपको पता है कि आप कंटेनर कंटेनर का केवल, यानी आपको बोला जा रहा है कि एक पर्टिकुलर गैस है इसके अंदर, मान लो हमने बोल दिया कि इसके अंदर मैग्नीशियम भरी हुई है और इतना उसका मास है, ठीक है, या इतने उसके मोल है। तो भाई जब तक आप कंटेनर में से गैस को निकालोगे नहीं या कुछ और नहीं डालोगे तब तक तो मतलब मोल्स तो कांस्टेंट रहेंगे ना गैस के, एक पर्टिकुलर बंड है। अब इसके अंदर आप इसका प्रेशर चेंज करो, वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज कर दो, इसको थोड़ा सा और बड़ा बना दो, बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। अगर आपने और ज्यादा गैस उसमें नहीं भरी है या फिर उससे निकाली नहीं है तो, ठीक है, मोल्स ऑफ गैस क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। उसके बाद में ऐसा भी लिख सकते हैं पी वी बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यही बात है, इसी चीज को घुमा फिरा के लिखा जा रहा है। नहीं समझ में आ रहा तो आप याद कर सकते हो, ये चीजें क्वेश्चन करने में हमें बहुत ही खतरनाक वाला हेल्प करती हैं, बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं ये चीजें हमें क्वेश्चन करने में, ठीक है। अब मैं आपको कुछ चीज़ों से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, जैसे मैंने बोला कि ये जो सारे फॉर्मूले लिखे इनमें कौन सी चीज़ क्या है, ठीक है, ध्यान देना, मैं लिख रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ पर स्मॉल एम तो क्या है, मास ऑफ गैस है। कैपिटल एम क्या है, यहाँ पर मोलर मास है। रो क्या है, डेंसिटी है। आर क्या है, गैस कांस्टेंट है। टी क्या है, टेम्परेचर है इन केल्विन, केल्विन में लेना याद रखना, ठीक है। ओके तो चलो ये नोट करो यहां तक, अब आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे बोला जाता है कि द गैस विच फॉलोज द आइडियल गैस इक्वेशन, द गैस विच फॉलोज आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, the gas which follows ideal gas equation that is known as at all range of temperature, at all range of temperature and pressure, temperature and pressure, आय हाय। तो ऐसी कोई गैस हो जो सारे आइडियल इक्वेशंस को फॉलो करे, सारी रेंज पर किसकी रेंज, टेम्परेचर और प्रेशर। तो ऐसी कोई गैस हो, ओए
और जो आइडियल गैस इक्वेशंस को फॉलो करे हर एक टेम्परेचर और प्रेशर रेंज पर, तो ऐसी कोई गैस हो जो आइडियल गैस इक्वेशन को सारी की सारी टेम्परेचर और प्रेशर की रेंजेस पे फॉलो करे, उसी को बोलते हैं मेरी प्यारी तुम्हारी प्यारी हम सबकी प्यारी 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 आइडियल गैस। यही होती है आइडियल गैस, जो कि आइडियल ही होती है, होती नहीं है एक्चुअली में आइडियल, बिकॉज नथिंग इज आइडियल। आइडियल ओके। सो हमने बोला एक स्टेटमेंट लिख देते हैं यहां पे कि जनरली क्या बात है, जनरली द गैस फॉलो आइडियल गैस इक्वेशन, जनरली द गैस। अब हमने बड़े धड़ल्ले से लिख तो दिया कि सारे एट ऑल रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, लेकिन सोचो यार ऐसा हो सकता है क्या? मतलब अगर आप टेम्परेचर को बहुत ज्यादा कर दोगे, बहुत ज्यादा कर दोगे, बहुत खतरनाक वाला ज्यादा, या टेम्परेचर को आप बहुत कम कर दोगे, या आप टेम्परेचर को या प्रेशर को बहुत ज्यादा लो कर दोगे, या प्रेशर को बहुत ज्यादा हाई कर दोगे, तो ऐसे थोड़ी होता है कि हर एक टेम्परेचर रेंज पर एक गैस सारे के सारे आइडियल गैस इक्वेशंस को फॉलो करेगी। हो सकता है नहीं भी करे, वही बता रहा हूं मैं, हो सकता है नहीं भी करे हैं, यही चीज जरूरी है। जनरली लिखा है मैंने यहाँ पे, क्या लिखा है? जनरली लिखा है, जनरली। तो सुनो मैं क्या लिख रहा हूं, बहुत जरूरी लाइन है, बहुत ज्यादा ही जरूरी है, खतरनाक वाली। तो मैंने बोल दिया कि generally the gases follow ideal gas equation at generally the gas follows ideal gas equation at low, ये तो चल ही नहीं रहा पेन, at low pressure and high temperature पर। ठीक है, बात है ये, क्या बात है कि जनरली जो गैसेस होती हैं वो आइडियल गैस इक्वेशंस को केवल लो प्रेशर पर और बहुत हाई टेम्परेचर पर ही फॉलो करती हैं। मतलब ये कंडीशन है आइडियल गैस होने की। ऐसे समझो कि आइडियल गैस अगर हम कोई अगर मान लो आइडियल गैस है, तो वो क्या कर रही होगी, वो हाई टेम्परेचर पर और लो प्रेशर पर आइडियल गैस इक्वेशंस को फॉलो कर रही होगी। ठीक है, केवल इन रेंजेस पे। ठीक है, फिर लाइन को पढ़ लेते हैं कि जनरली द गैसेस फॉलो आइडियल गैस इक्वेशन एट लो टेम्परेचर, नहीं लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ये याद रखना, रट लेना, खतरनाक तरीके से दिमाग में बिठा लेना कि कब फॉलो करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन को, एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। ठीक है, और एक बात बताओ कि मान लो मैंने बोला कि जो गैस आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो कर रही है वो तो आइडियल गैस है, मान लो क्या है वो, तो ठीक है वो तो आइडियल गैस है, लेकिन द गैस विच डज नॉट फॉलो आइडियल गैस इक्वेशन, क्या उनका कोई वजूद नहीं है? क्या उनको इस दुनिया में रहने का हक नहीं है क्या? बता दो, क्या उनको नहीं रहना? उनको क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे रियल गैस। वो है रियल गैस, उनको भी इस दुनिया में रहने का हक है, वो भी हकदार है बराबर की। द गैस which doesn't follow the ideal gas equation, है जी इक्वेशन, at all temperature is known as real gas। ठीक है, डन। अब ये याद रखना कि एक जो गैसेस होती हैं वो आइडियल गैस इक्वेशन को कब फॉलो करती हैं, एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती हैं, वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती हैं। उसके बाद में अगर आप हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर कर दोगे तो वो नहीं करेंगे। ठीक है, जनरली द गैस फॉलो आइडियल गैस इक्वेशन एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ठीक है, ओके डन। अब बढ़ते हैं आगे, टॉपिक में थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। कितना आगे बढ़ना है, कितना ज्यादा आगे बढ़ना है, क्या करोगे इतना आगे बढ़ के?
तो आगे बढ़ना है और हमें अब जाना है, देखो हमें अब पढ़ना है अपना डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। हमें पढ़ना है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बेटा, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डन, पढ़ते हैं अभी डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डन, पढ़ते हैं। अब ये लॉ किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने। किसने दिया था? जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन, और जॉन डाल्टन ने दिया था। जॉन डाल्टन, जॉन डाल्टन 1807 में, 1807 में जॉन डाल्टन ने ये लॉ दिया था, डाल्टन्स लॉ ऑफ इक्विप्रेशर, पार्शियल प्रेशर। जॉन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था। और वो भी कब दिया था? कब दिया था बता दो। अरे बताओ, दम है तो बता के बताओ, मेरे मैं भी देखता हूँ कि कितना आता है तुम्हें। कब दिया था जॉन्स लॉ बार डाल्टन प्रेशर? पता ही नहीं, पता ही नहीं कब दिया था। 18 कब दिया था? 1807 में दिया था भाई साहब। ठीक है, ओके। जॉन डाल्टन ने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब इन्होंने क्या बोला, क्या स्टेट किया इन्होंने, क्या चीज बकी, क्या बताई, जो भी मतलब आप समझना चाहो, क्या बोला इन्होंने? So he stated that at constant temperature, at constant, Tismar Khan, at constant temperature, pressure exerted by a mixture, the pressure exerted by a mixture, pressure exerted by a mixture of two or more नॉन रिएक्टिंग, ये इनके स्टेटमेंट्स है ना, जरूरी होते हैं ना, याद रखा करो इनको ना। नॉन रिएक्टिंग गैसेस enclosed in a container, enclosed in a container is equal to the sum of their partial pressure, that is the individual pressures which each gas would exert if filled alone in the same container at same टेम्परेचर। तो देखिए एक बार इसको समझते हैं अच्छे से, ठीक है? आसान है, बहुत आसानी समझ जाओगे, आसानी से समझ जाओगे। तो जॉन डाल्टन ने ये कहा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट दो बार लिख दिया, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब पहली बात टेम्परेचर कांस्टेंट, ये बात याद रख लेना, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में, ठीक है? तो जॉन डाल्टन स्टेटेड दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग गैसेस एनक्लोज इन ए कंटेनर। मतलब मान लो कि एक कंटेनर आपके पास, उसमें आपने ना 2 या 3 या इससे ज्यादा क्या कर दी हैं, बहुत सारी ऐसे नॉन रिएक्टिंग गैसेस, मतलब ऐसी गैसेस को इसमें आपने भर दिया है जो रिएक्ट नहीं कर रही, ठीक है, एक दूसरे से रिएक्ट नहीं कर रही, नॉन रिएक्टिंग है, अलग अलग टाइप की नॉन रिएक्टिंग गैसेस को भर दिया आपने इसके अंदर, ठीक है? तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ
मतलब ये मिक्सचर जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा, ठीक है, इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर। मतलब कि ये जो मान लो कि ये सारी गैसेस मिलकर के इस कंटेनर की वॉल पर मान लो पी प्रेशर एग्जर्ट कर रही हैं, मान लो पी प्रेशर एग्जर्ट कर रही हैं। सो दिस प्रेशर पी इज इक्वल्स टू, दिस प्रेशर पी इज इक्वल्स टू द सम ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर। मतलब मान लो कि ए गैस है, उसका पार्शियल प्रेशर, इसमें मान लो मैंने 3 गैस भरी है ना, 3 अलग अलग कलरों से, ठीक है, तो पी बी प्लस पी सी। तो हमने बोला कि द टोटल प्रेशर exerted by mixture of 2 or more gases enclosed in a container is equal to the sum of their partial pressures। मतलब इन तीनों के पार्शियल प्रेशर है, ए गैस है, इसका पार्शियल प्रेशर, ये इसका पार्शियल प्रेशर, ये सी का पार्शियल प्रेशर, इन तीनों का जो सम होगा ये मिलाकर के टोटल प्रेशर आएगा। ये टोटल प्रेशर क्या है? ये टोटल प्रेशर, ध्यान से सुनना, ये टोटल प्रेशर वो प्रेशर है जो ये गैसेस मिल करके ऐसे साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर जोर लगाना। तो ये जो मिलकर के जोर लगा रही है ना कंटेनर की वॉल पर, ये सारी की सारी गैसेस जो कंटेनर की वॉल पर जोर लगा रही है मिलकर के, वो है टोटल प्रेशर, ठीक है। सो ये टोटल प्रेशर किसके बराबर है? मतलब कुछ तो तेरा जोर, मतलब कुछ तो देख, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, फिर मिलकर जोर लगाना। तो ऐसा है कि पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी तीनों का पार्शियल प्रेशर मिलकर के एक टोटल प्रेशर बन रहा है, जो कि इस कंटेनर की दीवारों पर लग रहा है कि हमें आजाद कर दो, हमें यहां से निकाल दो, हमें जाने दो, मुझे जाना है। नेक्स्ट, ये पॉइंट हुआ। अब कई लोग पूछेंगे सर ये पार्शियल प्रेशर क्या होता है? तो पार्शियल प्रेशर इज दैट प्रेशर, the individual pressure which each gas would exert if filled alone in the same container at the same pressure। ये पार्शियल प्रेशर वो प्रेशर है, अगर मान लो इनमें से 3 गैसेस है ना, इनमें से ए वाली गैस है ना, उसको निकाल के एक दूसरे कंटेनर में डाल दो, अकेली को डालो, अकेली को, एकदम अकेली को इसके अंदर डालो, और फिर देखो, फिर ये जो जितना जोर अकेली कंटेनर की वॉल्स पर लगाती है ना अकेली गैस ए, ये होता है पार्शियल प्रेशर इसका, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए। ऐसे ही बी को डालो अकेली, तो जो अकेली लगा रही ये होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी, मतलब जो अकेली लगाएगी। द इंडिविजुअल प्रेशर विच ईच गैस वुड एक्सर्ट इफ फिल्ड अलोन इन द सेम कंटेनर एट सेम, मतलब कंटेनर ऐसा ही होना चाहिए, ये बात याद रख लेना, जैसे जिस डायमेंशन का जैसा ये कंटेनर है वैसा ही कंटेनर होना चाहिए, और इनको टेम्परेचर वगैरह कंडीशन सेम मिलनी चाहिए, तब ये जो अलग अलग प्रेशर लगा रही है वो मिलकर के ये इनका पार्शियल प्रेशर होगा, ठीक है। तो इन तीनों का पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर, ये बात होगी, ये डाल्टन्स लॉ है। ओके, ये क्या है? डाल्टन्स लॉ है भाई साहब, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये हुआ अपना टोटल प्रेशर। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। तो अपन लिख देते हैं यहां पर वेयर पी ए पी बी एंड पी सी आर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस ए बी सी एक्सेट्रा, ठीक है। मतलब और भी हो सकती है, मान लो 10 गैस भर दो यहाँ पे, पी डी पी ऐसे करके, ठीक है, सबका पार्शियल प्रेशर मिलके टोटल प्रेशर बनेगा। अब भाई एक अपने पास जरूरी फॉर्मूला आता है, ये फॉर्मूला होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ ए अपॉन में टोटल वॉल्यूम इनटू में आर टी, ऐसा होता है भाई साहब, ये फॉर्मूला होता है। ये कहां से आता है? पीवी इक्वल टू एनआरटी से ही आता है। यहाँ पे वॉल्यूम का आप इधर लेके चले जाओ, प्रेशर इक्वल टू आ जाएगा एनआरटी बाय वी हो जाएगा। मोल्स किसके होंगे? मोल्स ए गैस के होंगे, मतलब जो पर्टिकुलर हम गैस के निकालना चाह रहे हैं उसी गैस के मोल्स। मान लो 3 गैसेस डाल रखी है ना, तो उनमें से ए के अलग होंगे, बी के अलग होंगे, सी के अलग होंगे, बट हमने टोटल मोल ए के गिन लिए कि ए के जितने मोल्स होंगे और इस कंटेनर की पूरे की कितनी वॉल्यूम होगी इनटू में आरटी, ये हो जाएगा अपने पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस, मतलब इस गैस का पार्शियल प्रेशर आएगा, क्योंकि हमने इसी के तो मोल्स लिए हैं और वॉल्यूम टोटल ही लेंगे, क्योंकि पूरे कंटेनर में प्रेजेंट है ये, अलग अलग जगह पर, एक जगह तो है नहीं, ठीक है।
तो ये फॉर्मूला हो गया अपने पास, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ ए अपॉन में टोटल वॉल्यूम इनटू में आरटी हो गया, डन। अच्छा बहुत बढ़िया। एक फॉर्मूला और होता है बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा खतरनाक वाला जरूरी होता है, क्या होता है वो होता है प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल्स टू टोटल प्रेशर इनटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ये बहुत जरूरी फॉर्मूला होता है। क्या है ये बात है भाई, सुनो, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए इज इक्वल्स टू टोटल प्रेशर, मतलब देख मैंने बोला था टोटल प्रेशर इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, तीनों के पार्शियल प्रेशर के बराबर है। अब अपन ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकाल रहे हैं, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल्स टू टोटल प्रेशर, ये जो टोटल प्रेशर लग रहा था कंटेनर की वॉल पे सब गैसेस जो मिलकर लगा रखी थी, और इनटू में ए का मोल फ्रैक्शन। ए का मोल फ्रैक्शन क्या है, मतलब ये जो तीनों के मोल हैं उनमें ए का क्या फ्रैक्शन है। ध्यान से सुनना, मैंने बोला कि इस कंटेनर में तीन गैसेस प्रेजेंट है, तो इन तीन गैसों के अंदर जो ए का फ्रैक्शन है, ए का फ्रैक्शन है वो क्या है, उसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। एक्स ए से रिप्रेजेंट करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ ए अपॉन में टोटल मोल, यानी मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ सी। ये याद करना है आपको कि मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है, खुद के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, सॉरी मोल्स ऑफ ए आएगा, यहाँ पे गलती से लिख दिया। तो हमने बोला कि मोल्स ऑफ ए अपॉन में टोटल मोल इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ ए अपॉन में टोटल मोल जो उस कंटेनर में प्रेजेंट है, जितनी भी गैसेस है उनके टोटल मोल्स। ठीक है, ये बात हुई। तो अपन लिख दिया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल्स टू टोटल प्रेशर इनटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखना हो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी गैस इक्वल टू टोटल प्रेशर जो है इनटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी गैस। अगर पार्शियल प्रेशर सी का लिखना होगा तो हम लिखेंगे टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सी। समझ में आई बात? ओके भाई, बहुत बढ़िया। तो P क्या है, टोटल प्रेशर एक्स सी मोल फ्रैक्शन, एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अच्छा एक्स बी कैसे लिखेंगे बता दो, एक्स बी कैसे लिखेंगे, मोल्स ऑफ बी अपॉन में टोटल मोल्स, एन ए एन बी प्लस एन सी। डन, समझ में आई बात? ओके भाई, तो ये पूरा डिस्कशन हुआ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से रिलेटेड। अब बात करते हैं ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की। अब बात करते हैं ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अब बात करते हैं भाई साहब ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन आसान है, इंपॉर्टेंट है। अब पहली बात तो डिफ्यूजन क्या होता है, ये हमको पता है कि डिफ्यूजन एक प्रोसेस होती है जिससे मतलब इंटरमिक्सिंग हो जाती है। जैसे दो तीन गैसेस को आप छोड़ दोगे तो वो इंटरमिक्स हो जाएंगी। तो अपन लिख ही देते हैं यहाँ पर, छोटी सी डेफिनेशन में इनकी इसकी लिख देता हूँ, पहले नोट कर लो फिर समझेंगे। तो हमने बोल दिया कि डिफ्यूजन इज द प्रोसेस, डिफ्यूजन इज द process of intermixing, diffusion is the process of intermixing of two or more gases irrespective diffusion is the process of intermixing of टू और मोर गैसेस, दो से ज्यादा गैसेस या दो गैसेस की इंटरमिक्सिंग को डिफ्यूजन बोलते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ डेंसिटी रिलेशनशिप, इररेस्पेक्टिव ऑफ डेंसिटी रिलेशनशिप। यानी डेंसिटी का रिलेशनशिप कैसा हो, डेंसिटी कैसी हो, बस इररेस्पेक्टिव ऑफ द डेंसिटी जो भी गैसेस होंगी टू और मोर वो इंटरमिक्स हो जाएंगी, इसी को डिफ्यूजन बोलते हैं। डेंसिटी रिलेशनशिप या फिर ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में देखें तो वो भी चीज नहीं देखी जाती यहां पे डिफ्यूजन में। एंड विदाउट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, विदाउट हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी, विदाउट हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी। तो हमने बोला कि डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर गैसेस इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर डेंसिटी रिलेशनशिप या फिर उनकी ग्रेविटी या फिर उनकी एक्सटर्नल एजेंसी का बिना हेल्प लिए।
मतलब बिना एक्सटर्नल एजेंसी के हेल्प लिए जब दो गैसेस इंटरमिक्स करती हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर डेंसिटी और ग्रेविटी, तो उसको बोलते हैं हम डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर गैसेस irrespective of density relationship, gravity and without the help of external agency। ठीक है। ऑन द अदर हैंड एक टर्म और आती है एफ्यूजन। आपने सुना होगा एक टर्म आती है इफ्यूजन। क्या टर्म आती है? इफ्यूजन। तो यहीं पे लिख देते हैं कि इफ्यूजन क्या होता है। सो ऑन द अदर हैंड इफ यू टॉक अबाउट इफ्यूजन, इफ्यूजन इज द स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन। ये इफ्यूजन क्या होता है? इफ्यूजन क्या होता है? बहुत ही ज्यादा स्पेशल, कुछ खास हो जाए, कुछ खास हो जाए, स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के एक स्पेशल केस को ही एफ्यूजन कहा जाता है। सो स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन इज कॉल्ड एफ्यूजन। ओके भाई, डन। डन क्या? इफ्यूजन का मतलब तो समझा ही नहीं। अरे भाई, इफ्यूजन इज ए स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन। और इसमें होता क्या है? इफ्यूजन अकर्स व्हेन ए गैस इज अलाउड टू एस्केप थ्रू अ स्मॉल ओरिफिस और होल। देखो, अगर एक काम करो, तुम ना एक गुब्बारा लो। अब गुब्बारा है, उसमें एक छेद कर दो छोटा सा। अब वो जैसे तुम छेद करोगे ना, तो गैस को जैसे तुमने एस्केप करने के लिए अलाउ किया, गैस तेज 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 बाहर भागेगी, निकल जाएगी, सारी छुट के भाग जाएगी तुमसे। तो यही है एफ्यूजन, यही है एफ्यूजन। तो इसीलिए तो मैंने बोला कि ये डिफ्यूजन जैसा ही है, बट एक स्पेशल केस है भाई। ठीक है। तो डिफ्यूजन, एफ्यूजन इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन when a gas is allowed to escape through a small hole or orifice, छोटे छेद या फिर छेद में से निकाला जाए, छोटा छेद या होल। ठीक है, ओके। अब ये जो डिफ्यूजन है या एफ्यूजन है, ये किस रेट से हो रहा है? मतलब तावड़ा तावड़ा जल्दी जल्दी हो रहा है या धीरे धीरे हो रहा है? ये कैसे पता लगाएंगे? देखिए, तो ये भी पता लगाना बहुत जरूरी है। तो हमने बोला कि द रेट्स ऑफ डिफ्यूजन, rates of diffusion and effusion and therein are elaborated on the basis of Giram's law, on the basis of Giram's law, on the basis of Giram's law। तो जो डिफ्यूजन और एफ्यूजन की रेट्स हैं वो ग्राम्स लॉ के बेसिस पर बताई जाती हैं। ग्राम्स लॉ क्या बताता है हमें, ये तो मैंने बताया ही नहीं आपको, तो मैं बता देता हूँ। ग्राम्स लॉ स्टेट्स दैट, क्या स्टेट करता है ग्राम्स लॉ? ग्राम्स लॉ स्टेट्स दैट, Gram's law states that under similar conditions, ध्यान से सुनिएगा और सुनकर के लिखिएगा कि अंडर सिमिलर कंडीशन, सेम कंडीशंस के अंदर, ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो बोला ग्राम ने कि अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, बोला कि अगर प्रेशर और टेम्परेचर की सिमिलर कंडीशंस हैं, देन द रेट्स ऑफ डिफ्यूजन, या फिर आप एफ्यूजन भी बोल सकते हो, एफ्यूजन के लिए भी सेम केस है। So, under similar conditions of pressure and temperature, the rates of diffusion or effusion of gases are inversely proportional। क्या? inversely proportional, लिख लेना proportional, are inversely proportional
कैसी होती हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। किसके प्रोपोर्शनल होती है इनवर्सली? टू द स्क्वायर रूट्स ऑफ their densities, to the square root of their densities। क्या लिखा मैंने? densities लिखा, ठीक है। तो मैंने बोला कि अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर द rate of diffusion or effusion are inversely proportional to their densities, are inversely proportional to the square of their densities। क्या? are inversely proportional to the square of their densities। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है? उनके स्क्वायर के, स्क्वायर ऑफ देयर स्क्वायर रूट। अरे यार क्या बोल रहा हूं मैंने? बोला कि अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर द रेट ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन ऑफ गैसेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? बोल दो यार, स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज। ये इतनी जब तक समझ में नहीं आएगा अच्छे से, जब तक इसको हम एक फॉर्मूले की फॉर्म में नहीं लिख लेंगे। तो चलिए लिखते हैं। हमने बोला कि रेट ऑफ डिफ्यूजन, मान ले दो गैसेस हैं, एक की रेट है R, एक की रेट है R1, एक की रेट है R2, है ना। तो क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, पहले मैं जो मेन लॉ है वो लिख देता हूं कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन ऑफ गैसेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज, स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी। ये है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस और ये है D, क्या है? ये गैस की डेंसिटी है। तो हमने बोला अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर द रेट ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन ऑफ एनी गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस, नहीं डेंसिटी है ये, डिस्टेंस नहीं है, डेंसिटी। केमिस्ट्री में डिस्टेंस ला रहे हैं, डेंसिटी, ये डेंसिटी है। तो अगर आप दो गैसेस के बीच में कंपैरिजन करो कि एक गैस है उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन है R1 और दूसरी के है R2, अगर मान लो उनके बीच में कंपैरिजन करना होगी कौन सी किससे कितनी ज्यादा है, तो देखो अब हमने बोला कि जो R1 होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा? डेंसिटी ना, एक गैस का जो रेट होता है डिफ्यूजन का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी होता है। सो ये यहां पर नीचे की तरफ आ जाएगी डेंसिटी ऑफ गैस 1, क्योंकि R1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D1 और R2 यहां पर आ जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D2। उल्टा उल्टा लिखना है अपन को। तो ये अपने पास एक फॉर्मूला बन गया जो हमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगा कि R1 अपॉन R2 इक्वल टू अंडर रूट में D2 बाई D1। देखो उल्टा लिखा 1 2 2 1, डेंसिटी उल्टी है पूरी, ठीक है। तो इससे आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब एक बात बता दो, डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम भी होता है ना? होता है ना? होता है, ठीक है, बढ़िया। तो अगर अपन इसको डेंसिटी को हटा करके इस फॉर्मूले की फॉर्म में लिखना चाहते तो लिख सकते हैं। तो अपन लिख सकते हैं R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट में D2 की जगह लिखा M2 अपॉन में वॉल्यूम और M1 अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम से वॉल्यूम कट गई। अब वॉल्यूम मैंने सेम क्यों लिए है? क्योंकि एक कंटेनर होगा ना जिसमें डिफ्यूजन हो रहा हो। अरे वॉल्यूम तो सेम ही होगी यार, पर्टिकुलर एक जगह लेंगे, कंटेनर लेंगे, जहां पर बोलेंगे ना तो यहाँ पे हमने दो गैस डाल दी और डिफ्यूजन हो रहा है, या फिर इस कंटेनर से गैसेस खाली हो रही है, तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट होगी। तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कट गई, तो ये आ गया अपने पास अंडर रूट में M2 बाई M1 इज इक्वल्स टू R1 बाई R2। ये फॉर्मूला बन गया, डन, ये हो गया। ठीक है। अब क्या भी बोल सकते हैं, देखो हम ये भी बोल सकते हैं कि रेट में बी डिफाइंड एज the volume of gas diffused per unit time। हम ये भी बोल सकते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, बहुत बार क्वेश्चंस में काम आ जाता है कि रेट में बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ गैस पर डिफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम। ये फॉर्मूला आप याद रखना। कई बार आपको वॉल्यूम दे देंगे और या फिर टाइम दे देंगे, टाइम पूछेंगे, तो आप डायरेक्टली ये बोल देना कि जैसे R1 अपॉन R2 है, सॉरी चलो मान लो आपको R1 लिखना है, ठीक है, R लिखना है और ये अंडर रूट में आपने लिख रखा है ये D1, ठीक है। और कई बार आपको मान लो कि डेंसिटी दे दे या फिर
टाइम पूछे कि कितने टाइम में ये इतनी डेंसिटी की पर्टिकुलर गैस है, इतना वॉल्यूम में कब डिफ्यूज होगी, तो यहाँ पे आप लिख दोगे वॉल्यूम अपॉन टाइम, तो यहाँ पे टाइम आ जाएगा, आपके पास वॉल्यूम दे रखी होगी तो डायरेक्टली समझ रहे हो। तो डेंस रेट का ये भी फॉर्मूला हो गया V/T, वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज पर यूनिट टाइम। डन। ओके, सो एक इस रिलेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं ना ऐसे, जैसे मतलब मान लो R1/R2 लिखा था मैंने अभी, और फिर लिखा था D2/D1, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो। मॉडिफाई कैसे करोगे, वॉल्यूम सेम ले लो और फिर यहाँ पर R1 की जगह लिख दो V/T1, और यहाँ पे लिख दो V/T2, और यहाँ पे ये सेम टू सेम D2/D1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, V से V कट गया और ये भाई साहब ऊपर की तरफ आ जाएंगे, तो अपन लिख देंगे T2/T1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट में D2/D1। तो दो गैसेस के टाइम ऑफ डिफ्यूजन का भी अपने पास ये रिलेशन आ गया, याद करना है इसको, ठीक है। और अगर मान लो कि जब ऐसे बोल दे कि ये केस कब बना, जब वॉल्यूम सेम है। अब वॉल्यूम सेम है तो वॉल्यूम कट गई ना यहाँ से, तभी तो कटी वॉल्यूम, जब सेम है वॉल्यूम, ठीक है। अगर मान लो वॉल्यूम डिफरेंट हुई, तो अगर वॉल्यूम डिफरेंट हुई तो यहाँ पर ये टाइम कट जाएगा, टाइम सेम दे रखा होगा तो टाइम कट जाएगा। तो मतलब टाइम सेम हो वॉल्यूम डिफरेंट हो तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा V1/V2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट में M2/M1। तो ये M के रेस्पेक्ट में टाइम है। ये कब है, जब दोनों को डिफ्यूजन में सेम टाइम लग रहा है, और ये कब है, जब दोनों की वॉल्यूम सेम है। तो ऐसे ये फॉर्मूलेज बन जाते हैं, आपको याद करने होते हैं जो क्वेश्चन सॉल्व करने में काम में आते हैं। इनमें तो ऐसा ही होगा, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे डायरेक्टली आपको वैल्यूज पुट करनी है और आंसर लाना है, बस डन, यही होता है इसमें, ठीक है। अब एक रिलेशन और होता है जो कि अपना आखिरी रिलेशन है इस लेक्चर का। तो फर्दर अपन ऐसे ही बोल सकते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P अपॉन अंडर रूट में M। ऐसा भी होता है। अगर मान लो कि हमने पहले शुरुआत में एक कंडीशन रखी थी कि एट अंडर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, ठीक है, ऐसा बोला था ना। लेकिन अगर मान लो टेम्परेचर कांस्टेंट रख लें, वॉल्यूम बदल जाए तो अगर वॉल्यूम बदल गई, ठीक है, ऐसा ही बोला था ना अपने डिफ्यूजन के टाइम पे, अंडर सेम सिमिलर टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस। तो अगर मान लो कि ये बदल जाए, प्रेशर बदल जाए, तो फिर ये फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा कुछ, जैसा कि मैंने आपके सामने लिख रखा है। नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, रेट इक्वल टू अंडर रूट में डेंसिटी, ठीक है। या फिर अगर इसको मोलर मास की फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, 1 मोलर मास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो सारे के सारे फॉर्मूला। उसके बाद में देखो हम वैल्यूज रखेंगे, प्रेशर अगर कांस्टेंट नहीं है तो P/√M करना है बस आपको, डन। तो हमने बोला कि जब प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन R इज इक्वल्स टू P/√M, P/√M। रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, P/√M, P/√M, ठीक है, ये हो गया। तो अगर मान लो कि आपको दो गैसेस का कंपेयर करना हो, तो जैसे R1/R2, ठीक है, पहले क्या लिखा था, पहले अपन लिखा था ना D2/D1, अब क्या लिखेंगे, प्रेशर कांस्टेंट। ये तो तब है जब प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। जब प्रेशर मान लो कांस्टेंट नहीं है तो क्या होगा, तो होगा R1/R2 इज इक्वल्स टू P1/P2, और अंडर रूट में डेंसिटी कर लो या फिर M2/M1 कर लो, ठीक है। ये हो गया आपका R1/R2, P1/P2 और अंडर रूट में M2/M1, या फिर इसकी जगह डेंसिटी भी आप लिख सकते हो मास की जगह, ठीक है। सो फॉर्मूला क्या आ गया, फिर रिवाइज कर लेते हैं, R1/R2 इज इक्वल्स टू P1/P2 और अंडर रूट में M2/M1, मोलिकुलर मास ऑफ गैस 2, मोलिकुलर मास ऑफ गैस 1, दैट इज द फॉर्मूला। तो इसी के साथ मैंने आपको क्या क्या इसमें पढ़ाया, मैंने आपको गैस लॉस पढ़ा दिए सारे के सारे, आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा दिए, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ा दिया है, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पढ़ा दिया है। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए तुमने ना जाना कि मैं दीवाना लेकर आया हूँ, एक लेक्चर नया पुराना, मेरे दिल की है जो दास्तां, सुन के फिर लाइक कर दो ना, कर दो ना, चैनल को तो सब्सक्राइब कर दो ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट, चैनल करो यार, बढ़ाओ थोड़ा बहुत चैनल को, और मस्ती मौज मस्ती में रहो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।